हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए टॉर्क निकालना है। जब उसको हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये डाइपोल को उठाए अपन और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखेंगे तो टॉर्क कितना होगा वो निकाल। तो टॉर्क के बारे में अपने को कुछ पता भी होना चाहिए। जहां जहां रोटेशन होगा वहां टॉर्क लगता है। टॉर्क का एक जनरल फॉर्मूला भी होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो टॉर्क का मतलब जहां रोटेशन होगा, तो इसका ये मतलब हुआ कि जब भी हम लोग एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डाइपोल घूमने वाला है, रोटेट होने वाला है। तो अगर वो रोटेट होने वाला है तो टॉर्क लगने वाला है। तो जब उसमें टॉर्क लगने वाला है तो वो टॉर्क कितना है वही अपने को निकालना है। तो देखना कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ ये पैरेलल लाइन बनाना। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सबसे पहले तो मैं पैरेलल लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, ये कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिख रहा है, तो ये हो गया ई। ठीक, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखना है। तो ये मैं एक डाइपोल को रखता हूँ इसमें ऐसे। ठीक है, ये डाइपोल को रखा, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। ठीक, और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होता है अपने को पता होना चाहिए कितना होता है, 2l। ठीक है, कुछ पॉइंट का नाम भी देख लेते हैं। इसको अपन इस पॉइंट का नाम a लिखते हैं। ठीक, इस पॉइंट का नाम b लिख देते हैं। ठीक है, ab। अब क्या है कि जब हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने वाले हैं तो देखना ये प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस प्लस चार्ज में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि एक पॉजिटिव चार्ज में अगर फोर्स लगता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। ऐसा कई कुछ पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़े थे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिस डायरेक्शन में अगर चार्ज प्लस होगा तो फोर्स का डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर माइनस चार्ज होगा तो उसमें फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। ठीक, तो वही कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं हम लोग। तो देखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक, ये प्लस चार्ज है यहाँ पास, तो प्लस चार्ज पे अगर फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ लगेगा। इसको मैं लिख दिया F1। इसका वैल्यू कितना निकलेगा, QE। ठीक है, ये QE कैसे हुआ, जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे तो F/Q0 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ पर फोर्स Q0 पे लगा था इसलिए अपन लिख दिए Q0। यहाँ पर फोर्स किस पे लग रहा है, प्लस Q, तो इसलिए यहाँ पर अपन क्या लिख दिए, Q लिख दिए। तो यहाँ से अगर F निकालेंगे तो कितना निकलेगा, EQ या QE, जो भी लिखो दोनों में से। ठीक है, तो वही मैं लिख दिया QE। ठीक, अब यहां पर देखते हैं, अगर ये वाले को मिटाता हूं, फोर्स किस पे लगा, तो आंसर है फोर्स लगा प्लस Q पर। इसलिए जहां पर Q0 था वहां पर मैं प्लस Q लिख दिया। तो वहां से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो E इक्वल टू F अपॉन इस पे फोर्स लगा Q पर प्लस Q, तो यहां से F कितना निकल गया, QE। ठीक है, फिर से समझ लिए, पर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है कि अगर ये माइनस चार्ज है तो ये माइनस चार्ज पे फोर्स कितना लगने वाला है, अपोजिट लगेगा। ये लिख दिया अपोजिट। F2 मान लेते हैं, कितना होगा वैल्यू, माइनस पे लगा ये माइनस QE। मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है ना, ये मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो ये माइनस भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। पढ़े भी हैं हम लोग। तो F1 F2 दोनों क्या दिखते हैं, दोनों तो इक्वल है। दोनों का अगर वैल्यू देखेंगे, मैग्नीट्यूड देखेंगे तो QE निकल रहा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका क्या मतलब हुआ, टोटल फोर्स कितना होने वाला है, 0। नेट फोर्स 0 होने वाला है। तो लिखते हैं अपन अभी तक जो किए, देखना। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है शायद कि अपन इस डाइपोल को ऐसे ही क्यों रखे, हम लोग ऐसा क्यों नहीं रखे, ऐसा सीधा, या ऐसे क्यों नहीं रखे परपेंडिकुलर। तो खैर पहले एक जनरल फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, फिर हर एक केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सारा क्लियर हो जाएगा कि ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, ऐसे रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, सब पता चल जाएगा। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। तो एक एंगल बना रहा है थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब हम लोग का आगे देखना क्या है कि F1 और F2 दोनों इक्वल और अपोजिट है। तो लिखते हैं यहाँ पर F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट। ऐसे लिख देते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड
बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है दोनों का, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग है। इसलिए अगर हम लोग F1 और F2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? दोनों इक्वल है लेकिन अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है। इक्वल वैल्यू को ऐड करेंगे अपोजिट वाले को, तो ऐड करने पे आएगा 0। ठीक है, इक्वल अपोजिट को ऐड करते हैं तो हमेशा 0 आएगा। एक +2 तो एक -2, दोनों को ऐड कर लो तो 0 ही हुआ ना, एग्जाम्पल था। तो इसमें क्या समझ आ रहा है कि F1 + F2 करने पे 0 हो गया, फोर्स टोटल 0 निकला। इसका मतलब ये हो रहा है दिस रिप्रेजेंट there is no translatory motion। there is no translatory motion। ट्रांसलेटरी के बारे में जानते होंगे, लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, सीधा जाने वाला। तो मीन्स ये हुआ कि ये जो डाइपोल है ऐसा, ये ऐसे मूव नहीं करेगा ना ऐसे मूव करेगा, स्ट्रेट नहीं मूव करने वाला है, या फिर ऊपर नीचे भी ऐसे मूव नहीं करने वाला है। तो ना तो ऐसे मूव किया ना ऐसे मूव किया, ना ऊपर ना नीचे, तो फिर कैसे होगा? तो आंसर अभी बताया था थोड़ी देर पहले, रोटेट करने वाला है, घूमेगा। तो घूमेगा कैसे देखते हैं। तो ये जो निकला है ना F1 + F2 देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन, ये भी एग्जाम में आया था प्रूव करने को कि एक डाइपोल को अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो प्रूव करके दिखाओ कि देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन, प्रूव करना था। तो कैसे प्रूव होगा? ट्रांसलेटरी मतलब फोर्स 0, तो ट्रांसलेटरी नहीं होगा, उसको इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। टोटल फोर्स 0 होने पर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम होता है, और अगर टोटल टॉर्क 0 हो जाता है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो आगे देखते हैं, इसके बाद एग्जाम में आया था ये वाले को भी प्रूव करने। ठीक, अब अपना काम क्या है? टॉर्क निकालना। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसी इक्वेशन को अगर आगे मैं सॉल्व करूं तो देखना ऐसा होगा, इसी इक्वेशन को F1 = -F2 दिख रहा है, इधर चला गया माइनस। वैसे भी हम लोग लिखे हैं दोनों तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। अगर मैं दोनों का मैग्नीट्यूड लूं, मैग्नीट्यूड लिया अगर दोनों का, तो वैल्यू कितना मिलने वाला है? तो दोनों का वैल्यू देखना क्या है? QE, और ये भी QE है, माइनस तो प्लस हो जाएगा ना मैग्नीट्यूड में। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ डायरेक्ट, दोनों का मैग्नीट्यूड हो जाएगा QE। तो ये फोर्स का तो वैल्यू निकाल लिया। ठीक, अब टॉर्क निकालते हैं, आगे देखना। तो टॉर्क इक्वल टू, दोनों में से किसी एक फोर्स को लेना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड लेंगे अपन फोर्स का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं टाउ के फॉर्म में। ठीक, इक्वल टू, ठीक, ये फोर्स दोनों में से किसी एक फोर्स को लेंगे लेकिन दोनों का वैल्यू क्या है? QE। तो यहां लिखता हूं फोर्स की जगह QE इनटू, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात करते हैं। तो देखना, अगर मैं F1 के लिए बात करूं, दोनों तो बराबर ही फोर्स है ना, मैं किसी भी फोर्स के बारे में बात कर सकता हूं। तो ये देखना F1 ऐसा है, इस तरफ जा रहा है ऐसा, यहां से देखना इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा, ये इधर गया, ये इधर, ये परपेंडिकुलर बन रहा है क्या? ये देखना, ये ऐसा, या 90 डिग्री बना, यहाँ पर देखेंगे तो 90 डिग्री दिख रहा है। तो इस फोर्स का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम है C। तो अपने को अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है यहाँ पर, तो ये परपेंडिकुलर का डिस्टेंस जो यहाँ दिख रहा है कितना है? AC है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब अपने को कैसे भी करके ना ये AC का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इस ट्राइंगल को यूज करेंगे और AC का वैल्यू निकालेंगे, तभी तो टॉर्क निकल पाएगा। अब उस ट्राइंगल को अपन देखते हैं अच्छे से और समझते हैं। देखना, ये अगर एंगल है तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। ये 90 डिग्री यहाँ पर भी बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। अपने को निकालना तो परपेंडिकुलर वाला चीज था ना, और हाइपोटेनियस दिया है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास साइन, कॉस और टेन ये सारे चीज होते हैं। तो यहाँ मैं साइन लगाऊं, कॉस लगाऊं कि टेन लगाऊं? तो कुछ बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ साइन क्यों लगाए, कॉस क्यों नहीं लगाए। तो डिपेंड करता है निकालना क्या है और गिवन क्या दिया है। तो निकालना परपेंडिकुलर है और दिया है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक पता होना चाहिए। अगर कॉस का बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस ये हो गया और हाइपोटेनियस ये हुआ। अपने को ये निकालना तो नहीं है, तो फिर हम लोग को कॉस लगाने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग को निकालना था AC, इसलिए परपेंडिकुलर निकालना है। और क्या दिया है? हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा लगाने वाले हैं अपन कहीं ना कहीं। तो देखना इसके बाद इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल को देखते हैं। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा लिखूंगा तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है? AC। एंगल के सामने जो भी होता है परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के सामने जो होता है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर? AB। ठीक है,
तो यहाँ पर अपने को AC का वैल्यू अगर निकालना है, ये वाला AC, तो देखना AC अगर मैं लिखता हूँ तो AB का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, साइन थीटा, तो AB मल्टीप्लाई साइन थीटा हो गया। ठीक, तो आप डायग्राम को देखना पड़ेगा, AB का वैल्यू डायग्राम में कितना दिख रहा है, 12, ये A ये B, तो ये दोनों का वैल्यू, AB का वैल्यू कितना है, 12 है, तो लिख दिया 12 इंटू साइन थीटा। इसको कहाँ पुट करने वाले हैं, पुट इन फर्स्ट नहीं सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड में ये वाले इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। तो देखना पुट करते हैं, तो टॉर्क इक्वल टू यहाँ पर से QE, ये लिखा मैं QE, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई AC के साथ हो रहा है, तो ये हो गया 12 साइन थीटा। ठीक, अब इसको देखना अरेंज करते हैं, यहाँ पर Q इंटू 2L को मैं एक साथ लिख दिया, ये Q और ये 2L को, और ये E को अलग किया और यहाँ लिख दिया साइन थीटा। ठीक, ऐसा पढ़े होंगे हम लोग, Q इंटू 2L, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P, याद करना। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ P, और ये क्या हो गया E, और ये हो गया साइन थीटा। तो ये अपना आंसर आ गया टॉर्क का। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड निकला है। ठीक है, वैल्यू निकला है अपने पास। अब इसको अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, देखना इन वेक्टर फॉर्म, अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखने का तरीका होगा, टाउ इक्वल टू, यहाँ वेक्टर लगाया, P एक वेक्टर क्वांटिटी है, E भी वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर P क्रॉस E क्यों यूज किया, डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज किया। ठीक है, तो इसके बारे में भी समझाता हूँ मैं, क्यों अपन ऐसा कर रहे हैं। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले क्या करना है, इतना तो नोट कर लो। ठीक है, इतना नोट करने के बाद मैं मिटाऊंगा, तुम लोग पॉज करके नोट करना, फिर मैं आगे का समझाता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट क्यों आया और P क्रॉस E क्यों हुआ, E क्रॉस P क्यों नहीं हो पाया। ठीक है, इसको नोट करना, मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो अपने को A क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो देखना, अगर मैं A क्रॉस B करता हूँ तो A क्रॉस B का आंसर आता था A B साइन थीटा n कैप, n कैप डायरेक्शन बताता था। अभी डायरेक्शन का बात अगर मैं नहीं करूँ तो देखना कैसे लिखेंगे, A B साइन थीटा। अब ये पता होना चाहिए कि थीटा जो होगा वो जिसका अपन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उसी के बीच का एंगल होता है। अगर मैं A क्रॉस B कर रहा हूं तो थीटा इज द एंगल बिटवीन A क्रॉस B। अगर मैं यहाँ पर P क्रॉस E कर रहा हूं तो थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। ठीक है, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट का बात करूं, A डॉट B, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट का बात करूं तो डॉट प्रोडक्ट होता था AB cos थीटा। ठीक है, ये क्लास 11th में ऐसा पढ़े होंगे, पता होना चाहिए। तो इस वाले टॉर्क को देखना, यहाँ साइन थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा में क्या यूज होता है, क्रॉस। अगर कॉस होता तब तो डॉट यूज करते, तो पहला कंफ्यूजन शायद दूर हुआ होगा कि अपन यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट क्यों यूज किए, डॉट क्यों नहीं यूज किए। तो इसको मैं मिटा रहा हूं पहले, ये वाला डॉट का तो यूज नहीं हो रहा है। ठीक, अब दूसरा चीज ये है कि मैं यहाँ पर अगर देखूं तो ये मैं P क्रॉस E लिखाऊं, E क्रॉस P क्यों नहीं लिखाऊं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में अपने को ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं A क्रॉस B करूंगा और अगर B क्रॉस A करता हूं तो दोनों का वैल्यू बराबर नहीं होता, ये पता होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट में। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में इक्वल हो जाता है, तो अभी तो फिलहाल क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ये दोनों को कोई सोच रहे होंगे कि दोनों तो इक्वल है, गलत, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये अगर इक्वल होगा तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में इतना पता होना ही चाहिए अगर अपने को ये समझना है। तो ये सब क्लास 11th में पढ़ते थे ऐसा कुछ। ठीक है, तो आगे देखते हैं आपस में E क्रॉस P क्यों नहीं लिखा, P क्रॉस E क्यों लिखा। इसका आंसर ये डायग्राम देगा। देखना, इस डायग्राम में क्या है कि एक फोर्स इधर लगा, ये मैं अगर देखो यहाँ पर ये मेरा डाइपोल है। ठीक, ये डाइपोल हुआ, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, ये डायरेक्शन। तो अगर एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है तो देखना ये इधर तो ये इधर, तो बॉडी क्या होने जाएगा, रोटेट होगा। मीन्स अगर ये डाइपोल है, अगर मैं नीचे में कुछ 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, ऊपर भी मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, इक्वल फोर्स है ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगा तो देखना जैसे ही मैं यहाँ नीचे की तरफ 2 न्यूटन लगाऊंगा वैसे ही ऊपर की तरफ भी 2 न्यूटन लगाना पड़ेगा। तो देखना क्या होगा, ये नीचे लगाया, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, तो बॉडी देखना क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, क्या रोटेट हो रहा है। तो बॉडी जो रोटेट हो रहा है तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तो देखना ये ऐसे रोटेट होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी के डायरेक्शन में रोटेट हुआ। करके देख सकते हैं, ये अगर डाइपोल है, ये फोर्स इधर, एक इधर, तो ये ऐसा रोटेट होगा, ये ऐसा ऐसा रोटेट हो रहा है कि ये ऐसा। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अब अगर ये क्लॉकवाइज में टॉर्क आ रहा है, ये टॉर्क अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है, तो अपने को P क्रॉस E के बारे में देखना पड़ेगा कि हम लोग को E क्रॉस P में क्लॉक मिलता है कि P क्रॉस E में क्लॉक मिलता है। समझते हैं क्या है? इस डायग्राम में देखना, ये P का डायरेक्शन इस तरफ है क्या, ये है अपना डाइपोल, तो डाइपोल माइनस से स्टार्ट होकर के प्लस की तरफ जाता है, तो P का डायरेक्शन इधर हुआ, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर था, ये ऐसा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड E इस तरफ, यहाँ बन रहा है थीटा, ठीक है यहाँ तक। अब देखना, अगर मैं P से E की तरफ जा रहा हूं तो ये तो क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है। और अगर मैं E से P की तरफ जाऊंगा, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अपने को किसके अकॉर्डिंग चलना था, टॉर्क के अकॉर्डिंग, तो टॉर्क के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज था, तो क्लॉकवाइज P से जाना पड़ रहा है E की तरफ, इसलिए अपने को क्या लिखना पड़ा, P क्रॉस E, ठीक है। E क्रॉस P नहीं लिखेंगे, डिपेंड करेंगे, ठीक। तो जो इसको नोट करना चाहते हैं कर लो आप। अलग अलग डायग्राम के बारे में बात करते हैं कि अपन इसको ऐसा रखेंगे तो क्या, ऐसा रखेंगे तो क्या हो, ठीक है। तो देखना क्या होने वाला है, समझते हैं। इसके अंदर कुछ अलग अलग केस होता है, तो दो केस के बारे में फिलहाल मैं बात करने वाला हूं। तो देखना, केस वन है मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा, तो टॉर्क मैक्सिमम होने का कंडीशन क्या है देखना। तो अपने पास जनरल फॉर्मूला था PE sin थीटा, ठीक है। तो P और E ये तो फिक्स है, ये तो चेंज नहीं होगा, एंगल चेंज हो सकता है। तो अगर मैं sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दूं, अगर ये sin थीटा का वैल्यू मैं मैक्सिमम पुट कर दूंगा, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम चीज से इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये तो मैक्सिमम बन जाएगा, और इसके इक्वल टू में टॉर्क है तो ये भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो अपने को पता होना चाहिए कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है इफ साइन थीटा इक्वल टू 1 मैक्सिमम वैल्यू होता है, देन टॉर्क इक्वल टू मैक्सिमम, टॉर्क हो जाएगा मैक्सिमम। तो अगर ये साइन थीटा 1 होता है तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कितने एंगल में आता है साइन के, तो आंसर है साइन 90 डिग्री में आता है। 1 के जगह में साइन 90 लिख दिया, ये साइन थीटा अपनी जगह है, ये इक्वल टू 1 कब आएगा, साइन 90 डिग्री में आएगा। तो यहां से देखना साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब भी एंगल 90 डिग्री होगा तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। तो 90 डिग्री यहाँ पुट करते हैं, तो देखना जैसे ही मैं 90 डिग्री पुट करूंगा तो टॉर्क हो जाएगा मैक्सिमम, PE साइन, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 होता है 1, तो आंसर आ गया PE। तो ये मैक्सिमम वैल्यू निकला कब, थीटा 90 डिग्री। तो अपने को क्या समझ आया, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, व्हेन P एंड E, P मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन टॉर्क इज मैक्सिमम, ठीक है, तब टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये केस नंबर 1 हुआ। अब परपेंडिकुलर का मीनिंग, इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखना। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ये रखा मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि मेरे को डायपोल को ऐसा रखना पड़ेगा, तो ये अगर माइनस क्यू है तो ये प्लस क्यू, और देखना यहाँ एंगल कितना बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये P का डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहाँ एंगल कितना बना 90 डिग्री। तो ये डायग्राम किसके लिए यूज होगा, मैक्सिमम टॉर्क। तो इसलिए अपन जनरल के लिए निकाले, इसके लिए चेक कर लिए कि अगर ऐसा होता तो क्या होने वाला था, तो ये मैक्सिमम का कंडीशन हुआ, ठीक है। तो इसको नोट करना, मिटा करके केस नंबर 2 बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, ठीक। तो केस नंबर 2 में आते हैं। तो केस नंबर 2 है मिनिमम टॉर्क या जीरो टॉर्क। जीरो टॉर्क कब होगा या मिनिमम टॉर्क कब होगा देखने वाले हैं अपन उसको। तो केस नंबर 2, मिनिमम टॉर्क और जीरो टॉर्क, ठीक है। मिनिमम टॉर्क और जीरो टॉर्क देखना है। तो मिनिमम और जीरो टॉर्क देखने के लिए तो पहले जनरल फॉर्मूला लिख दिए, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। अगर मैं थीटा का वैल्यू इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करूं या फिर 180 डिग्री पुट करूं, तो ये टाउ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो अगर थीटा में 0 डिग्री पुट करूंगा या फिर 180 डिग्री पुट करूंगा तो टॉर्क क्या होने वाला है, 0। तो देखना ये हो गया टॉर्क, ये लिखा मैं PE
साइन, पहले मैं 0 डिग्री लिख देता हूं, तो 0 डिग्री कितना होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो ये मिनिमम बन गया, तो टाउ मिनिमम इक्वल टू 0, मिनिमम टॉर्क हो गया 0। तो इसका डायग्राम अगर अपन ड्रॉ करते हैं, अगर थीटा का वैल्यू में यहाँ पर क्या लिया हूँ, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लिया हूँ, इस दोनों केस में हो सकता है मिनिमम, अभी मैं क्या ले रहा हूँ, थीटा इक्वल टू 0, तो देखना थीटा 0 का मतलब क्या होगा, ये मैं बनाया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा, ठीक है। और एक डाइपोल को अगर मैं ऐसे रखा, ये देखना, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इस तरफ पी का डायरेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ जाता है, तो अगर इस तरफ पी का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है, तो अगर सेम डायरेक्शन होता है तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो अगर हम लोग एक डाइपोल को ऐसे रखते हैं, ऐसा, तो आंसर कितना आता, 0 टॉर्क, मींस इस कंडीशन में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए अपन जनरल डायग्राम बनाए, ऐसे नहीं रख पाएंगे, ठीक है, ऐसे रखते हैं तो डिराइव करने पे क्या 0 आ रहा है, दिख रहा है यहाँ। तो एक और भी चीज देखते हैं अपन, ये जो 0 डिग्री होता है ना, एट 0 डिग्री, इसमें क्या होता है समझते हैं, एट 0, ऐसे लिख देते हैं, एट 0 डिग्री P इज अलोंग E, P जो होगा वो E के तरफ हो जाएगा, दिख रहा है, जिधर P का डायरेक्शन उधर E का डायरेक्शन, या उल्टा बोल सकते हैं, जिधर E का डायरेक्शन उधर P का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, वो चाहता है कि डाइपोल उसके डायरेक्शन में आ जाए 0 डिग्री पे, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, इस केस में इसको बोलेंगे अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, कोई भी चीज अगर स्टेबल है तो अच्छा हुआ ना, वो अपना स्टेबिलिटी खराब करना नहीं चाहेगा। इसका क्या मतलब है, अगर ऐसा मान लेते हैं कि ये वाला अगर फोर्स लगा लिए अपन, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, मान के चलना ऐसा अगर हो गया, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू हो गया, इस तरह फोर्स लग रहा है, इस तरह फोर्स लग रहा है, तो ये तो ऐसा था डाइपोल, तो जैसे ही फोर्स लगेगा तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, तो ये घुमाएगा तो वापस अपनी जगह में आ जा रहा है क्या, तो बिल्कुल वो वैसे ही बन जाएगा जैसा पहले था। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जिस पोजीशन में एक डाइपोल पहले था ना, तो डिस्प्लेस करने के बाद भी वो वहीं आ पाएगा क्या, अगर वहीं आ पा रहा है तो वो स्टेबल है। तो देखना, ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, ये ऐसे घूमेगा, जिस डायरेक्शन में था ये प्लस क्यू यहाँ आ जाएगा अपनी जगह और ये माइनस क्यू अपनी जगह आ जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं यहाँ पर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पुट करता, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो टॉर्क तो यहाँ पर भी दिख रहा है 180, साइन 180 होता है 0, तो टॉर्क भी यहाँ 0 आ रहा है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ टाउ मिनिमम जो निकलता वो भी क्या निकलता, 0, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखना, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये रखा मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब 180 डिग्री का मतलब होता है उल्टा, जैसे अगर ये माइनस से प्लस 0 डिग्री है तो इसको मैं जस्ट उल्टा कर दूंगा, ये वाले कैप को देखना, ये जो अपना मार्कर है इसका कैप को देखना, ये डायरेक्शन कुछ इधर है, ये माइनस से प्लस, ठीक। अगर मैं इसको पूरा उल्टा कर दूं ऐसा, तो ये 180 डिग्री कहलाएगा, ये 180 डिग्री कहलाता है। तो ये माइनस से प्लस, तो ये किधर होना चाहिए, प्लस से माइनस, तो इसको मैं पूरा उल्टा कर दिया, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू और ये हो जाएगा माइनस क्यू, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, देखना इस डायरेक्शन में था, लेकिन अपना जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है माइनस से प्लस की तरफ होता है, तो ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इस तरफ हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि E का डायरेक्शन इधर है और P का डायरेक्शन इधर है, दोनों एंटी पैरेलल दिख रहे हैं। एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एंगल 180 डिग्री होने वाला है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि अगर जैसे मैं यहाँ किया था ना कि अगर डिस्प्लेस करूं क्या वो वापस वहीं आ पाएगा क्या, तो देखना अगर मैं इसको ऐसे डिस्प्लेस कर देता हूँ, ये कुछ ऐसे करके, ये माइनस क्यू को यहाँ पर लिख दिया, ये जो माइनस क्यू है यहाँ पर डिस्प्लेस करने के बाद, और ये प्लस क्यू यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखना इधर फोर्स तो लग रहा है, इधर एक्चुअली में फोर्स उल्टा लगने वाला, देखना अच्छे से, ये हो गया माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, तो माइनस में फोर्स अपोजिट लगता है, तो ये लिखा मैं इधर का है, और प्लस इधर है तो इधर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। इसमें पूरा फोर्स का ही तो काम रहता है कि फोर्स किधर लगने वाला। अब अच्छे से देखना, ये माइनस क्यू डिस्प्लेस होकर के यहाँ आ गया, ये प्लस डिस्प्लेस होकर के यहाँ, ये ऐसा था, ये ऐसा डिस्प्लेस हो गया, फोर्स इधर लगा माइनस के कारण, अपोजिट लगेगा प्लस के कारण, सेम डायरेक्शन। अब देखना दोनों को, अगर मैं यहाँ पर फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये देखना रोटेट होगा, ऐसे हो रहा है, ये ऐसा,
मीन्स ये ऐसे जाएगा तो ये जो प्लस वाला दिख रहा है ना, ये ऐसे जा करके ये ऐसे, ये प्लस वाला इस माइनस की जगह चला जाएगा और ये माइनस वाला इस प्लस की जगह आ जा रहा है। तो 180 डिग्री में डायपोल जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में वापस नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर थीटा कितना होता है 180 डिग्री, ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट ही हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा इक्वल टू 0, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हुआ टॉर्क के बारे में। तो इसके आगे का फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।